सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ खनिज पोषण, जो कि क्लास 11th का 11वीं का चैप्टर है। और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के जितने चैप्टर सारे के सारे एमसीक्यूज कराऊंगा। उसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा कराऊंगा आपको। 20 से 25 दिन के पहले जो आपका नीट एग्ज़ाम है उसको 20-25 दिन के पहले ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपको जो मैंने बोला था 2017, 18 और 2019 का जो पेपर है, जो बायो का, जो अपना जीव विज्ञान आ चुका है, वो मैं सब कराऊंगा आप लोग को। बस आप लोगों को करना एक चीज़ है कि इस वीडियो को लाइक कर देना। और जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, जो कुछ भी है मुझे कमेंट करके बता देना कि सर अच्छी है, जो भी है जैसा भी है। और एक चीज़ और कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जड़ों द्वारा अवशोषित लवण पत्तियों तक पहुंचता है। ऑप्शन ए, जाइलम द्वारा। सेकंड कहता है कि सामान्यतः फास्फोरस व नाइट्रोजन आयनों की भूमि में कमी हो जाती है क्योंकि वे पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन डी है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आवेशों परंतु अनिश्चित मिश्रण के रूप में, ठीक है। तीसरा कहता है कि निम्न में से कौन आवश्यक तत्व है जो एंजाइमों का घटक नहीं होता परंतु कई एंजाइमों की सक्रियता को उद्दीपित करता है। तो ये पोटेशियम होता है, ऑप्शन सी है इसका। चौथा कहता है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है उच्च पादपों की जड़ों व कवकों में होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ जाता है, ठीक है। पांचवा है नीलहरी शैवाल व कवकों के बीच सहयोग प्रदर्शित होता है। इसका ऑप्शन ए है लाइकेन। छठा कहता है निम्न में कौन वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी है एनाबिना स्थिर कर सकता है नाइट्रोजन को। अब आते हैं सातवां। सातवां कहता है निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है। तो मैग्नीज जो है वो लघु पोषक तत्व है, ठीक है। अब आते हैं आठवां। आठवां कहता है कि निम्न में से कौन पादपों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो आयोडीन आवश्यक तत्व नहीं है, बाकी सारे आवश्यक तत्व हैं। नौवां कहता है निम्न में से कौन खनिज पोषक तत्वों की कमी होने के कारण नहीं होता है। तो अंतर्गांठों की लघुता, ये नहीं होता है। अब दसवां कहता है कि निम्न में से कौन मुक्त जीवी ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो इसका ऑप्शन बी है एजोटोबैक्टर। 11वां आता है कीट भक्षी पादपों का युग्म है। तो इसका ऑप्शन बी है नेपेंथिस व ब्लेडरवार्ट। ये बी ऑप्शन है इसका। 12वां कहता है मैग्नीशियम की कमी वाली तथा यूरिया की उपस्थिति वाली मृदा में उत्पन्न हुए पादप प्रदर्शित करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी है पर्णों का पीलापन। और 13वां कहता है कि नाइट्रोजन संचयीकरण में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो इसका ऑप्शन ए है, जो कि नाइट्रोजिनेज है। 14वां कहता है कि खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण निर्भर होता है। तो ऑप्शन ए इसका तापमान पर निर्भर होता है। 15वां कहता है कौन सा जलीय फर्न नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है इसका अजोला, ठीक है, एजोला। अब आते हैं 16वें पे। 16वां कहता है पादपों में इनुलिन व रेफाइडस क्या है, मतलब तो क्या करते हैं वो। तो ऑप्शन ए इसका भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। यहाँ पे आपको 17वां कहता है, 17वां है यहाँ पे निम्न में से सुमेलित जोड़ा मिलाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका कुलेरिया और ड्रोसेरा है, डायोनिया है। ये इसका ऑप्शन सी है, राइट है। 18वां कहता है सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। तो ऑप्शन बी इसका एंजाइमों के सहकारकों की। 19वां कहता है कि निम्न में से कौन खनिज लवण जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन ए है मॉलिब्डेनम है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अब आते हैं 20वां कहता है पादपों के शुष्क भार के मुख्य घटक होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ऑप्शन ए है। इसका 21वां कहता है हरे पादपों में बोरॉन सहायता करता है। तो बोरॉन शर्करा परिवहन में सहायता करता है।
22वां है जई पर भूरे धब्बे इसकी कमी के कारण होते हैं। तो आयरन की कमी के कारण होते हैं, जो कि Fe है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन है। और यहाँ पे फिर आते हैं आपका 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23rd कहता है एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरियम जो एजोला नामक फन के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है। तो एनाबीना है जो यह काम कर सकता है। ठीक है, अब आता है 24 पे। 24 कहता है लघु पोषकों की कमी न केवल पादपों की वृद्धि प्रभावित करती है बल्कि कुछ आवश्यक कार्यों को जैसे प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी प्रभावित करती है। नीचे दिए गए किस समूह में तत्व प्रकाश संश्लेषण व माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे? तो इसका ऑप्शन कॉपर, मैग्नीज और यहाँ पे Fe है। ठीक है, एक बार इसको ठीक से आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब भर भर के। आप लोग देख ही रहे हो कितने क्वेश्चन से भर भर के पूछे आ रहे हैं। 25 तक 25वां है पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए होती है। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए होती है। 26वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कैल्शियम जो है इसका सूक्ष्म पोषक नहीं होता है। बाकी मैग्नीज, जिंक और कॉपर ये सारे होते हैं। अब आता है 27 में। 27 कहता है मैग्नीज की आवश्यकता किस में होती है? तो ऑप्शन बी है इसका प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में होती है। 28 कहता है 28वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है? तो फ्रैंकिया है जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है। 29वां कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व कौन सा है? तो वो मॉलिब्डेनम तत्व है। ठीक है, अब आते हैं 30वें पे। 30वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये सूक्ष्म पोषक नहीं है। बाकी बोरॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक ये सारे सूक्ष्म पोषक हैं। 21वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो स्वच्छंद जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकों की श्रेणी में का है? ठीक है, तो यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम है जो ऑप्शन बी इसका राइट है। और यहाँ पे 32 कहता है फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो इस नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रोजिनेज पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 33 कहता है पौधों में निम्नलिखित तत्वों में से किसका पुनः संगठन नहीं होता है? तो कैल्शियम नहीं होता। तो कैल्शियम क्योंकि पत्तों में प्रेजेंट होती है, मतलब जो पत्तियां होती है उसमें रहता है, तो वो टूट के जब ऐसे हो जाता है वो टूट के नीचे गिर जाती है, तो फिर दूसरे पौधों द्वारा या फिर उसी पौधे द्वारा वापस से जड़ों के जड़ों से अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं उसको वापस से जो कैल्शियम रहता है। यहाँ पे आते हैं 34 आता है नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये अमोनिया नाइट्रेट में उपचयन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 35वां कहता है कि सिम्बो की मूल ग्रंथिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। तो वो होता है ऑक्सीजन का हटाना, ये इसका कार्य होता है। 36 है पौधों द्वारा मृदा में से फास्फोरस के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन एक सहायता करता है? तो ग्लोमस है जो सहायता करता है। अब आते हैं 37 पे। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पौधों के लिए अनिवार्य खनिज तत्व नहीं होता है बल्कि शेष 3 होते हैं? तो कैंडियम नहीं होता, कैडमियम नहीं होता है, बाकी सारे जो होते हैं लौ होते हैं, मैग्नीज, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सारे होते हैं, बाकी कैडमियम नहीं होता। 38 पे आते हैं जल का प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो मैग्नीज का होना अनिवार्य होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कौन किसके लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, कि कौन क्या कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं कि 39 पे
हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य क्या क्या है? हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य क्या है? तो जल का प्रकाश अपघटन है, इसका यह कार्य है। 40वां कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? तो पोटेशियम सहज अनम्यता, ये ऑप्शन राइट है, सी वाला। बाकी सब रॉन्ग है, गलत मिलाए गए हैं। तो 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। एनाबीना तथा नॉस्टॉक स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं, तो ये ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे आता है मूल ग्रंथिका बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वायुजीवियों की तरह होते हैं, तो ये भी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी गलत है, जो कि यहाँ पे दिया फॉस्फोरस कोशिका झिल्लियों कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। यहाँ पे ऑप्शन डी है, जो कि नाइट्रोसोमोनाज तथा नाइट्रोबैक्टर रसायन स्वपोषी होते हैं, ये भी राइट है। अब आते 42वें कहता है अपनी कार्यशीलता के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज को किस की आवश्यकता होती है? तो जस्ता की आवश्यकता होती है। अब आते हैं 43 पे आते हैं। तो यहाँ पे 42 कहता है 43 कहता है कि नाइट्रोजिनेज की क्रिया के लिए उससे किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन ए है ऊर्जा का उच्च निवेश, इसका ऑप्शन ए है। अब 44 कहता है कि निम्नलिखित 4 कथनों ए डी को पढ़िए। तो चलते पढ़ते हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, तो देखते हैं। और उपरोक्तों में से 2 कथन गलत दिए गए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन ए दिया गया, नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम नवस्तन्य इसलिए पिलाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एंटीजन नहीं होता, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होती है जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। मैं तो सेकंड देखते, दूसरा कहता है, तो इसका ऑप्शन जो है ना, मैं एक बार पेन से कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये वाला गलत है एक, ये वाला गलत है एक। एंड सेकंड क्या है, चिकनगुनिया 1 ग्राम निगेटिव जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये ना विषाणु के द्वारा होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे उसके बाद कहता है उत्तक संवर्धन वायरस सहित पौधे प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध हुआ, तो ये राइट है। और यहाँ पे है बियर का उत्पादन किण्वन अंगूर रस के आसवन द्वारा किया जाता है, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे वही मैंने बता दिया, ये ऑप्शन रॉन्ग है आपका, जो कि पहला वाला है, इसमें एंटीजन नहीं होगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होगी। और यहाँ पे चिकनगुनिया 1 ग्राम निगेटिव जीवाणु के द्वारा नहीं होता, ये विषाणु के द्वारा होता है। अब आते हैं 45 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45वां पे आते हैं। वो कहता है फलीदार पौधों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? तो अमोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 46 कहता है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? तो जीर्णमान पत्तियों में दिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं इनके लक्षण। अब 47वां है, निम्नलिखित में से कौन से सभी 3 बृहद पोषक हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना आपको बोनस है, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा। एक्चुअली इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। अब बृहद पोषक जो तत्व उसने बताया है, उसमें होना चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक सेकंड में आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे फॉस्फोरस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको होना चाहिए पोटेशियम, फिर होना चाहिए सल्फ़र, फिर होना चाहिए आपको मैग्नीशियम Mg होना चाहिए, ठीक है। ये सारे होने चाहिए। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बोरॉन जिंक मैग्नीज ये तो है नहीं। और सेकंड में लौ ताम्र मोलिब्डेनम ये भी नहीं है। दूसरा है मोलिब्डेनम मैग्नीशियम मैग्नीज ये भी नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन निकिल फॉस्फोरस दिया है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो सच्ची बता रहा हूँ, एक लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि वीडियो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, जैसी भी है, जो भी आपका सजेशन सुझाव है मुझे दे देना एक बारी, तो मैं उसी हिसाब से और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।